हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की है। आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, जिसमें मैंने आपको लोक अदालत क्या बताया है कि लोक अदालत कब लगेगी, और मैंने पूरी वीडियो में पूरा उसका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से बताया है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देखें। दोस्तों, आज मैं सेक्शन 34 पढ़ाऊँगा ऑफ IPC। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, मतलब सामान्य आशय। कॉमन इंटेंशन क्या होता है और कॉमन इंटेंशन कैसे पता चलता है कॉमन इंटेंशन है, तो उससे रिगार्डिंग मैंने पूरा सेक्शन 34 प्लस में 149 इंक्लूड 149 आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, बिकॉज वो सेक्शन आगे भी आएगा। बट इसमें पढ़ना जरूरी है कि दोनों साथ पढ़ने का मोटिव होता है, लॉ वाले स्टूडेंट के लिए भी और प्लस में जुडिशरी कर रहे हैं उनके लिए भी, और प्लस में नॉर्मल पता भी होना चाहिए कि 34 और 49 में डिफरेंस क्या है। तो मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन 34। जैसे कि 34 के बारे में आपको बताता हूँ कि सेक्शन 34 क्या कहता है। सेक्शन 34 की जो लाइन है वो क्या बोलती है, सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन को अग्रसर, अग्रसर मतलब उसको आगे बढ़ाना, अग्रसर मीन्स होता आगे बढ़ाना। कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जो सेक्शन बोलता है वो ये बोलता है। और इसमें जो उसको पूरे परिभाषित किया गया है ऐसे किया गया है, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। मतलब जब भी कोई आपराधिक कार्य है, क्रिमिनल वर्क, मतलब क्रिमिनल कार्य कोई भी होता है, उसको कई व्यक्तियों द्वारा, मतलब एक से अधिक व्यक्ति, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मिनिमम दो होने चाहिए उसमें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को, अपने कॉमन इंटेंशन, सबका जो माइंड होगा वो सेम होगा उस क्रिमिनल एक्टिविटी को करने के लिए अग्रसर करने में किया जाता है, उसको आगे बढ़ाने में किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति, तब जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे उसमें से हर एक व्यक्ति, मतलब जो सारे व्यक्ति हैं उन सबको एक एक करके हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उस प्रकार दायित्व होगा। जो भी वो क्रिमिनल लायबिलिटी कर रहा, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए हर एक व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए सब लायबल होंगे, के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। मतलब मान लो सेक्शन 302 में दो से अधिक व्यक्ति बैठे हों और उनकी कॉमन इंटेंशन हो कि कोई भी थर्ड, जैसे ए ने बी को, ए और बी दो व्यक्ति हैं जो सी को मारने के लिए कॉमन इंटेंशन बनाते हैं, और उस कॉमन इंटेंशन के लिए हर एक व्यक्ति, मतलब ए और बी दोनों को उसी प्रकार एक ही चीज के लायबल किया जाएगा कि मानो वह कार्य उस अकेले एक ही व्यक्ति ने किया हो। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इसी हिसाब से सामान्य आशय में बहुत से अर्थ प्रदान किए गए, मतलब सामान्य आशय में बहुत सारे वर्डिंग है और बहुत सारे मतलब जजों के अपने अपने रिव्यू वगैरह भी हैं। तो इसमें आपको पहले बताता हूँ, इसमें पूर्व निर्धारित योजना, मतलब प्री प्लान अंतर्निहित होती है। मतलब इसमें प्री प्लान पहले ही दो या दो से अधिक व्यक्ति कॉमन इंटेंशन में प्लान करते हैं, प्री प्लान करते हैं उसको। विचारों का पूर्व मिलन, मतलब सबके जो विचार होंगे, सबकी थिंकिंग होगी, उसका पूर्व मिलन, सबका एक जैसा प्री प्लान होगा, मतलब प्री मैचिंग होगी। उसी तरह सभी व्यक्तियों को एकजुट को निर्मित करते हैं, मतलब वो सभी जो व्यक्ति होंगे वो एकजुट होंगे और उसको प्लान को बनाएंगे। उसके पीछे पूर्व विचार विमर्श, मतलब उस प्लान को लेके सब अपने अपने विचार विमर्श करेंगे। पहला पॉइंट ये होता है। उसका दूसरा पॉइंट है सामान्य आशय का अर्थ, परिणाम की कल्पना किए बिना, मतलब परिणाम है रिजल्ट, उस रिजल्ट की कल्पना किए बिना एक आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा, मतलब कोई भी एक आपराधिक कृत्य, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी करने की इच्छा, उसको परिणाम की कोई फिगर ना हो, तो सभी कॉमन इंटेंशन में आता है। सामान्य आशय का अर्थ, तीसरा इसका जो पॉइंट है, घटित अपराध को निर्मित करने हेतु आवश्यक दुराशय, मतलब कोई भी अपराध को घटित करने के लिए जो उसका दुराशय है, दुराशय आपको बताऊंगा अभी दुराशय होता है क्या, उन सबका एक दुराशय होना चाहिए। अब इस दुराशय में क्या है कि किसी ऐसे कार्य को करने का, किसी ऐसे कार्य को करने का ऐसा आशय, किसी ऐसे कार्य को करने का उसका इंटेंशन, जिसे यदि कर दिया जाए, यदि अगर मतलब आपराधिक एक्टिविटी वो कर दी जाए तो अपराध होगा। ठीक है, क्योंकि केवल दुराशय अपराध नहीं होता, केवल सोचना, मतलब केवल उस चीज के लिए सोचना कि भाई मैं उसका मर्डर करूंगा, उसको मारूंगा, केवल सोचना कोई अपराध नहीं है। बट जब तक उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, जब तक वो क्राइम किया ना गया हो, सिर्फ सोचने भर अपराध नहीं कहलाया जाएगा। जब कोई
दुराश्रय ना किया गया हो, मतलब वही जब तक कोई दुराश्रय ना किया हो तो कोई सोचा ना गया हो उस बारे में, मतलब सोच लिया गया हो बट लेकिन किया ना गया, एक्टिविटी ना पूरी क्रिएट की गई हो, ना उसको काम को किया गया हो, तब तक वो दुराश्रय माना जाएगा। इसका चौथा पॉइंट है, इसका तात्पर्य कोई आपराधिक कृत्य कारित करने के आशय भी है। मतलब इसका तात्पर्य कोई आपराधिक कृत्य, आपराधिक कार्य कारित करने का आशय भी है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कि वही अपराध जो घटित हुआ हो। मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे अपराध 302 का आप छोटा एग्जाम्पल ले लो, 302 में इंसान सोचता है कि मर्डर के लिए कि इसको मार दिया जाए, बट कई बार ऐसा होता है कि वो इंटेंशन मारने की है बट लेकिन वो मरता नहीं है, या थोड़ा मतलब जैसा होता है कि 302 में मारने की इंटेंशन रखी गई बट लेकिन वो मरा नहीं तो वो 307 में आ गया, बट लेकिन इस हिसाब से उसमें बताया गया कि आपराधिक कार्य करने के आशय भी है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह अपराध जो घटित हुआ हो। ठीक है ना। इस हिसाब से पांचवा पॉइंट है, कुछ लोगों के अनुसार सामान्य आशय, मतलब कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों के अनुसार सामान्य आशय को ऐसा अर्थ नहीं प्रदान किया जा सकता जिसमें हर एक जगह लागू कर सके, जिसमें कुछ लोगों के अनुसार सामान्य आशय, मतलब कुछ लोगों के अनुसार कॉमन इंटेंशन को ऐसा अर्थ नहीं प्रदान किया जा सकता जिसे हम हर जगह लागू कर सकें। मतलब जरूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन हर जगह ही लागू हो, अतः इसका वास्तविक अर्थ हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि भाई किसी भी ग्रुप, मतलब मान लो कि 3 आदमी खड़े हैं, एक को नहीं पता कि भाई ये 2 जो मेरे साथ खड़े हैं, ए और बी और सी, 3 व्यक्ति खड़े हैं, 3 में सी को नहीं पता कि ये ए और बी किस इंटेंशन से मेरे पास खड़े हैं, बट लेकिन जैसे ही डी आता है वो उसको मारते हैं, तो सी को इसके बारे में वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो सी की इंटेंशन वहां पे उनको पता थी या नहीं थी, या सी उसमें इन्वॉल्व था या नहीं था, तो वो इस पॉइंट, चौथे पॉइंट पर निर्भर करता है। पांचवें पॉइंट पे, उपरोक्त वर्णित अर्थों में से किसी भी एक अर्थ को स्वीकार करने में से निम्न 2 कठिनाई है। मतलब उपरोक्त वर्णित अर्थ, मतलब जो मैंने आपको पीछे बताया अर्थ, उसके अकॉर्डिंग उसको निम्न 2 कठिनाई बताई गई है। यह है कि आपराधिक कृत्य के सभी साझेदारों को एक ही अपराध का दोषी माना जाना चाहिए, या उन्हें अलग अलग अपराधों के लिए दोषी मानना संभव है। मतलब या तो सभी, जो मैंने आपको बताया था कॉमन इंटेंशन वाले जितने भी अपराधी होंगे उनको, या तो फिर एक ही सभी, उनके सभी साझेदार होते हैं, उनको एक ही अपराध के लिए दोषी माना जाना चाहिए, या उन्हें अलग अलग अपराध के लिए दोषी माना जाना चाहिए। इसके लिए दृष्टांत 1, 2, 3 मैं आपको तीनों दृष्टांत बताऊंगा। फर्स्ट ये है, सेकंड और थर्ड मैं आपको आगे बताऊंगा के अनुसार सभी को एक ही अपराध का दोषी माना जाना चाहिए। मतलब इन दृष्टांतों के अकॉर्डिंग जो एक ही अपराध के लिए दोषी हैं उन सबको इसे बताया कि इसमें माना जाना चाहिए। ठीक है। विधि उनके बीच या अपराध करते समय उनके द्वारा किए गए कार्य में से कोई भेद नहीं करता। मतलब विधि उन सबके बीच में जो उन्होंने अपराध किया है उसको करते समय पे कार्य में कोई भी भेद नहीं माना गया। मतलब सभी को बराबर का जो सेक्शन यूज होगा सब पर बराबर के एप्लीकेबल किए जाएंगे सेक्शन के अकॉर्डिंग। बिकॉज आप एक चीज याद रखें, सेक्शन 34 अपने आप में अकेला सेक्शन 34 कभी भी आपराधिक नहीं होता। सेक्शन 34 इंक्लूड होता है, साथ में लगता है, किसी भी सेक्शनों के साथ जुड़ के बनता है। जैसे 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो 302 में अगर उन्होंने हत्या करी है या 307 में उन्हें हाफ मर्डर के अकॉर्डिंग किया गया, तो उसमें जो साथ में इंक्लूड होगा सेक्शन 34 ये बताता है कि वो एक व्यक्ति नहीं था, वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कार्य किया गया। तो सेक्शन 34 में इंक्लूड होता है, इसको याद रखना। प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी होगा। मतलब जो भी विधि उनके बीच अपराध करते समय जो भी कोई कार्य भेद नहीं करता, वह हर एक व्यक्ति उसी अपराध का दोषी माना जाएगा। परंतु उन लोगों के अनुसार जो दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अपराधों में, उनमें से प्रत्येक को मन स्थिति के अनुसार जोड़ा जाना जरूरी है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और उसको, जैसे अपराध में किसी को ये कहा गया कि आपको इतना करना है, उसके बाद उसको बताया ही नहीं गया कि भाई इसके आगे हमारी ये इंटेंशन है, और जब तक वो इंटेंशन बताई नहीं जाएगी तब तक जिस अपराधी ने जितना अपराध किया उसको उसी के हिसाब से उसकी मन स्थिति, उसकी मतलब मैनसिरिया, उसकी माइंड को अकॉर्डिंग देख के उसी तरह से अपराध उसमें जोड़ना चाहिए। जैसे इसमें एक लैंडमार्क केस जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ज्यादा, प्री से भी और मेन से भी
ये मेंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सेक्शन 34 बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है इसमें। वीरेंद्र कुमार घोष बना किंग एम्परर, AIR 1925 PC, मतलब प्रीवियस काउंसिल। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले पीसी ही इस्तेमाल होते थे, प्रीवियस काउंसिल ही लगते थे उस समय पे, जिन्होंने जजमेंट दी थी। इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं, मतलब जब भी कोई अभियुक्त प्री प्लान की योजना के अनुसार जो प्री प्लान उन्होंने किया है और उसको निष्पादन करते हैं, मतलब उसको अगर निष्पादन मीन्स की उस कार्य को कर देते हैं, उसमें सक्रिय भाग लेते हैं, तब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं, तब धारा 34 लागू की जाएगी। सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। मतलब ये जरूर सक्रिय भाग लेने का मतलब ये नहीं बताया गया कि इंसान उसी जगह पर हो, उसी प्लेस पर हो जहाँ पे उन्होंने वो इंसिडेंट किया है। उसका कहने का मतलब है कि सक्रिय भाग वो व्यक्ति, वो अभियुक्त भी अपराध के उस स्थान पर रूप में करें। मतलब कि जो भी व्यक्ति है, जो भी एक्यूज पर्सन है, अभियुक्त है, उसका वहां पर होना जरूरी नहीं है, बट लेकिन उसकी जो इंटेंशन है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वही रहनी चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए। सिंपल सा देखो, सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। मतलब सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है, मतलब मेन पॉइंट सिंपल सा है कि वहां पर उस व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, बट लेकिन वो उस कार्य से जुड़ा हुआ है और वो उसका जो प्लान था, प्री प्लान पूर्व नियोजित जो निष्पादन उन्होंने किया है, वो उसी प्लान में उसी अकॉर्डिंग उसको भी ये पता था कि वहां पे ये वाला अपराध किया जाएगा और उस सब कुछ प्लान में वो इंक्लूड था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी प्लेस पर हो, वो कहीं भी हो सकता है, बट लेकिन वो सक्रिय वहीं पर ही है। उनका मानने का तो यही है। सभी अपराधियों का आपराधिक स्थान पर रहना जरूरी नहीं है, मतलब अब मैं आपको जो समझाया उसका मतलब यही है। इस केस को पोस्ट मास्टर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये याद रखना, ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्री में पूछ लिया जाता है कि पोस्ट मास्टर हत्याकांड किस केस में बोला गया है पोस्ट मास्टर हत्याकांड को। तो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर को मामले को पोस्ट मास्टर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक सिंपल से ही पूछा जाता है इसका प्रीवियस काउंसिल कौन थे। प्रीवियस काउंसिल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड समनर। इस चीज को याद रखना। मैं आपको अब ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन थी, इसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन, मैं आपको भी सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन अभी आगे पढ़ाऊंगा। फ्रेंड इसकी सेकंड इलस्ट्रेशन, इसकी सेकंड इलस्ट्रेशन है और इसकी थर्ड इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको पहले बताई थी। इसमें सेकंड इलस्ट्रेशन जो है, इसका जो केस है ये याद रखना, मेंस के अकॉर्डिंग भी प्री के अकॉर्डिंग भी। केस का नाम है पांडुरंग बनाम राज्य, AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट, केस नंबर 216। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यह धारा तभी लागू होगी जब कोई आपराधिक कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा सभी के समान आशय कॉमन इंटेंशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा कहा है कि ये जो सेक्शन होगा ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपराधिक कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा सभी समान इंटेंशन के उसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो। सामान्य आशय कई मस्तिष्कों, मतलब व्यक्ति या माइंड के मिलन की पूर्व कल्पना करता है जो इस अपराध में अंतर्ग्रस्त हैं थे। मतलब जो भी व्यक्ति होंगे उसके पूर्व, मतलब जिसके माइंड में, सबके जो माइंड में पूर्व कल्पना, मतलब कल्पना पहले से ही की गई होगी कि जो इस अपराध में अंतर्ग्रस्त थे, जो भी इस अपराध में व्यक्ति थे, उसके अकॉर्डिंग। मस्तिष्कों के मिलन का अर्थ है प्रत्येक भाग लेने वाला जानता है कि वह एक दूसरे के विचारों से सहमत होता है। यह केवल तभी संभव होगा जब कोई पूर्व काल्पित योजना, मतलब पहले की बनाई गई कोई भी योजना हो अथवा भागीदारों के पूर्व सहमति हो, और जो भी सारे भागीदार हैं, जो भी सारे व्यक्ति हैं, उसको पूर्व तो पहले से ही उस क्राइम को करने के लिए सहमति जताते हों और सहमत हों। अधिकांश मामलों में यह सिद्ध करना
कठिन होता है कि किसी व्यक्ति का क्या आशय है। मतलब ज़्यादातर मामलों में यह समझना बड़ा कठिन होता है कि उसकी इंटेंशन क्या है। उसके लिए ये कहा गया है कि यह कार्य या आचरण, यह उसके कार्य जो उसने क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग, या उसका आचरण मतलब उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट, कि वो किस आचरण का व्यक्ति है, उसका जो आचरण वो किस तरह का है। मतलब इंटेंशन के हिसाब से पता चल जाता है कि भाई वो व्यक्ति उस तरह का है, ए उस तरह का व्यक्ति है, उसके अकॉर्डिंग। अथवा मामलों की सुसंगत, सुसंगत मीन्स रेलिवेंट, उन जो मामले चल रहे हैं उसमें क्या रेलिवेंसी थी उसकी परिस्थिति की, मतलब कि वो परिस्थिति क्या थी कि जो उसने वो क्राइम किया, उसकी इंटेंशन देखने के लिए परिस्थितियों से अनुमान किया जा सकता है। तो सिंपल सा इसमें यही है कि व्यक्तियों का पूर्व मिलन, उसके पहले प्लानिंग बनना, प्लानिंग बनने के बाद उस प्लानिंग के सभी भागीदारों की सहमति होना, सहमति होने के बाद वो क्राइम कर देना, जिससे पता चलता है कि ये व्यक्तियों को कॉमन इंटेंशन से रिगार्डिंग है। इसी हिसाब से नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश, ये भी इसकी थर्ड इलस्ट्रेशन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के अकॉर्डिंग, दोनों और तीनों जो मैंने आपको पहले ही बताया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि आईपीसी की धारा 34, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 प्रलक्षित कंस्ट्रक्टिव मतलब प्रलक्षित आपराधिक दायित्व, प्रलक्षित आपराधिक दायित्व का मतलब सिंपल सा ये होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा जमाव चाहे वे किसी अपराध में शामिल हो या ना हो। मतलब अगर जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 34 सेक्शन वहां पर एप्लीकेबल किया जाएगा जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह पर हों और वह उस जमाव को बनाते हों, वो जमाव में चाहे उसमें अपराध में शामिल हो कोई व्यक्ति या ना हो, बट इकट्ठा होने से ही सेक्शन 34 अपने आप एप्लीकेबल हो जाता है। बट अगर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 34, बट उसमें फिर एप्लीकेबल होने के बाद क्राइम की एक्टिविटी होनी जरूरी है कि क्राइम होगा तभी तो सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा। बट अगर उसके हिसाब से कोई उसमें क्राइम हो जाता है तो फिर वो एप्लीकेबल अपना आप हो जाता है। इससे संबंधित ही है नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश स्टेट के अकॉर्डिंग केस में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया सेक्शन 34 और प्लस में 149 के दोनों के बीच का डिफरेंस, बिकॉज दोनों को ही मेन जरूरी है पढ़ना एक साथ। एग्जाम में भी दोनों पूछा जाता है, सिंपल सा कि डिफरेंस करो सेक्शन 34 और 49 के बीच में। तो इसी हिसाब से किसी भी एग्जाम में हो और दोनों का सेम ही आप देखना कि दोनों फर्क क्या क्या पर है, ठीक है ना। सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन और सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट। सामान्य आशय को आईपीसी के सेक्शन 34 में परिभाषित, सेक्शन 34 में दिया गया है, ठीक है। और इसमें मैं चीज रखना, सामान्य उद्देश्य को आईपीसी की धारा 149 में परिभाषित किया गया है। मैं आपको बताऊंगा बीच में, क्योंकि ये सेक्शन 34 परिभाषित नहीं है, तो इस हिसाब से सेक्शन 149 में जो सामान्य उद्देश्य वो परिभाषित है। सेक्शन 34 के अंतर्गत दायित्व लायबिलिटी का आधार सामान्य आशय है, मतलब लायबिलिटी जो होगी वो उनके कॉमन इंटेंशन के अकॉर्डिंग होगी। सेक्शन 34 में कहा गया है जो अभियुक्त व्यक्ति को प्रेरित करती है, जो किसी भी एक्यूज पर्सन को वो कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। तो कॉमन इंटेंशन बहुत मेन है। सेक्शन इसमें आप देखना सेक्शन 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य उद्देश्य या किसी अपराध को घटित करने की संभाव्यता है। मतलब सेक्शन 149 के अंतर्गत जो दायित्व का आधार है, लायबिलिटी का जो आधार है वो सामान्य उद्देश्य है या किसी अपराध को घटित करने की संभाव्यता है। मतलब इसमें क्या है, आप सिंपल सा देखो, इसमें अभियुक्त व्यक्ति मतलब एक्यूज्ड पर्सन की जो सामान्य आशय होगा लायबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सामान्य आशय है और उस पर ही एक्यूज्ड पर्सन प्रेरित करता है। पर इसमें आप देखो सेक्शन 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य उद्देश्य में संभाव्यता, मतलब संभाव्यता का मीन्स है कि घटित होगा या हो सकता है। सिर्फ घटित होगा या हो सकने पर ही पता चल जाता है कि यहाँ मतलब सेक्शन 149 एप्लीकेबल हो जाता है उस हिसाब से कि दायित्व का आधार सामान्य उद्देश्य किसी अपराध के घटित होने की संभाव्यता है, मतलब घटित होगा या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। इसमें तो सिंपल सा ही कि भाई अगर अभियुक्त व्यक्ति है और उसका लायबिलिटी है सामान्य कॉमन इंटेंशन के अकॉर्डिंग अगर आशय है तो भाई वो तो करेगा, उसमें है कि घटित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सिंपल सा। सेक्शन उसका पॉइंट 3, सेक्शन 34 के अर्थ के अंतर्गत सामान्य आशय अपरिभाषित तथा असीमित है।
इसमें ये परिभाषित भी नहीं है और इसकी कोई सीमा भी नहीं है, असीमित है। सामान्य उद्देश्य परिभाषित है तथा संहिता की धारा 141 के अनुसार 5 अवैध उद्देश्य तक सीमित है। 5 अवैध उद्देश्य मतलब है विधि विरुद्ध जमाव, मतलब 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्ति सेक्शन 149 में होगा। आप याद रखना कि 5 अवैध उद्देश्य है, मतलब ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट होंगे 5 अवैध तरीके के, जो कि सेक्शन 141 बताता है। सेक्शन 141 है विधि विरुद्ध जमाव, याद रखना, सिंपल सा। इस तरह सेक्शन 34 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर करने के लिए किया जाता है। मतलब मैं आपको भी बताया था स्टार्टिंग में, आपको जो परिभाषा, उसकी थोड़ी परिभाषा तो नहीं थी, बट मैं जिसके बारे में बताया था आपको सेक्शन 34 के बारे में, आपराधिक कृत्य सामान्य आशय का अग्रसर करने के लिए किया जाता है। मतलब आपराधिक कृत्य मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। मतलब अगर उसके कॉमन इंटेंशन में है कि वो अपराध कार्य करेगा तो उसको करेगा, तो उसके लिए सही सेक्शन 34 का एप्लीकेबल किया जाएगा। सेक्शन 149 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य के निष्पादन में किया जाता है। सेक्शन 149 का मतलब है कि जो आपराधिक कार्य एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी की जाएगी सामान्य उद्देश्य के निष्पादन में की जाएगी, सब कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यह भी पर्याप्त होगा कि वैध सभा के सदस्य यह जानते थे कि अपराध घटित होने वाला है। यह भी पर्याप्त होगा, यह भी जरूरी होगा कि जो अवैध सभा के सदस्य हैं, मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो अवैध सभा में हैं, वे जानते थे कि अपराध घटित होगा, तो सेक्शन 149 एप्लीकेबल होगा। इसका 5वां पॉइंट है, अपराध कारित करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा कोई ना कोई, चाहे वह कितनी ही तुच्छ व महत्वहीन क्यों ना हो, किया जाना चाहिए। अर्थात धारा 34 के परिवर्तन के लिए अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोगी आवश्यक है। मतलब उसमें कोई भी अभियुक्त हो, कोई भी अक्यूज्ड होगा, उसमें कोई ना कोई, चाहे वह कितनी तुच्छ मतलब बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी इसको बोल देते हैं नॉर्मली भाषा में, या उसका कोई महत्व ना हो उस व्यक्ति का, उसके द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात धारा 34 के परिवर्तन के लिए अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोग आवश्यक है। मतलब 34 को अगर सेक्शन 34 एप्लीकेबल जब ही किया जाएगा जब अपराध कारित करने में कोई भी सहयोगी आवश्यक होगा, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसका सहयोग जो करेगा, तब सेक्शन 34 एप्लीकेबल होगा। अकेला व्यक्ति सेक्शन 34 के अंदर नहीं आएगा। इसी हिसाब से धारा 149 के परिवर्तन के लिए अपराध घटित होते समय अवैध सभा का सदस्य होना पर्याप्त है। अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोगी आवश्यकता नहीं है। मतलब 149 के परिवर्तन के लिए जो अपराध घटित होते हैं उस समय पर अवैध सभा का सदस्य होना पर्याप्त है। जिस समय ये घटित होने वाला उस समय अवैध सभा का सदस्य होगा वो होना पर्याप्त है। अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोग आवश्यक नहीं है। मतलब जो भी अपराध कारित करने में उस पॉइंट पर होगा उसमें जो सहयोग होगा, जो उसका मतलब हेल्प करेगा, उसमें उसकी आवश्यकता नहीं है, बट लेकिन अवैध सभा का सदस्य होना वहाँ पर प्राप्त जरूरी है। ऐसे सेक्शन 6 का और पॉइंट 6 का धारा 34 के परिवर्तन द्वारा किसी अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि अपराध 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया हो। धारा 34 को एप्लीकेबल करने में अपराध के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इंक्लूड हों। इसमें यह सेक्शन 149 बोलता है, सेक्शन 149 के परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि अपराध 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, क्योंकि 5 या उससे अधिक व्यक्ति ही अवैध सभा का निर्माण कर सकते हैं। मतलब 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। इसमें सेक्शन 34 में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। सेक्शन 34 संयुक्त दायित्व की बात करता है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है कि ज्वाइंट लायबिलिटी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को प्रतिपादित करती है, परंतु कोई विशिष्ट अपराध नहीं सर्जित करती। कोई विशिष्ट अपराध की बात नहीं करता कि इसमें कोई विशिष्ट अपराध होना चाहिए। यह निर्वाचनात्मक इंटरप्रेटेड प्राकृतिक की है। ऐसे सेक्शन 149 में विशिष्ट अपराध, स्पेसिफिक ऑफेंस, कोई भी विशिष्ट स्पेसिफाई जो स्पेसिफिक ऑफेंस होते हैं उसको सर्जित करती है। यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांतों की घोषणा करती है। जॉइंट लायबिलिटी की घोषणा भी करती है। जॉइंट मतलब जो जितनी भी लायबिलिटी होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि लायबिलिटी किस किस तरह की होती है, जॉइंट लायबिलिटी होती है और अलग अलग स्पेसिफिक ऑफेंस क्या होते हैं, जब सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा अगली वीडियो में। सेक्शन 34 के अंतर्गत अपराधी शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टिकोणों से आपराधिक कृत्य संबंधित रहता है। सेक्शन 34 में जो अपराधी होगा, एक्यूज पर्सन होगा, शारीरिक भी होगा और मानसिक, दोनों दृष्टिकोण, दोनों
दृष्टिकोण से आपराधिक कृत्य में शामिल रहता है। वह आपराधिक कृत्य तथा सामान्य आशय जो अपराध कृत्य करता है और उसके सामान्य आशय जिसको आगे बढ़ाने के लिए हेतु आपराधिक कृत्य किया गया हो, दोनों में भागीदार होता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा है 149 के अंतर्गत मात्र इसलिए एक व्यक्ति इसलिए दंडनीय है क्योंकि अवैध सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध कारित किए गए जाते समय वह अवैध सभा का सदस्य था, यद्यपि वह उस स्वयं अपराध को कारित नहीं किया हो। मतलब अवैध सभा में अगर कोई भी व्यक्ति इसमें इंक्लूड रहा हो, चाहे वो स्वयं उसने अपराध ना किया हो, बट उन्हें उसके इंक्लूड रहने से ही सेक्शन 149 में एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, एक लैंडमार्क जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है काफ़ी, मेंस में भी और प्री में भी, क्योंकि आपको सब कुछ याद रखनी है, सारी जजमेंट है, इन सबको याद रख के चलना। ये जजमेंट है वीरेंद्र सिंह वर्सेस एमपी स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीसी की धारा 34 सेक्शन 34 के अधीन प्रतिनिधित्व दायित्व मतलब विकैरियस लायबिलिटी तभी माना जाएगा जब दो शर्तें पूरी हो जाएंगी। मानसिक तत्व तथा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर कोजॉइंटली आपराधिक कृत्य कारित करने का असर दूसरे अपराध कारित करने में किसी न किसी रूप में वास्तविक भागीदारी। मतलब सिंपल सा कहा गया है कि ये जो प्रतिनिधित्व दायित्व होगा, वैकेरियस लायबिलिटी जो तभी मानी जाएगी जब जो उसमें कोजॉइंडर जो आपराधिक कार्य करने वाले होते हैं और उसके साथ सहयोगी जो होगा, अगर उन दोनों को वास्तविक भागीदारी उसमें पता चलती है कि दोनों एक दूसरे के वास्तविक भागीदारी हैं। प्रतिनिधित्व दायित्व का जो मैंने उसमें उदाहरण बताया, ये बताया कि स्वामी तथा सेवक, ए स्वामी है, बी सेवक है, प्रमुख तथा अभिकर्ता, एक उसमें प्रमुख है, जैसे प्रमुख इसमें स्वामी है और अभिकर्ता इसमें सेवक है। प्रमुख तथा अभिकर्ता के रूप में मिल जाता है और दोनों साथ में मिलकर जब किसी स्वामी का नौकर अपने किसी कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, मतलब जो स्वामी का नौकर है वो अपने ऐसे कार्य के द्वारा किसी को क्षति पहुंचाता है, तो सेवक को दायी ना मानकर, तो सेवक को उस क्राइम का हकदार ना मानकर उसके स्वामी को अपकृत्य का दोषी मान लिया जाता है। उसके स्वामी को उस क्षति का जो उसने अपकृत्य किया है उसका दोषी मान लिया जाता है। इसी हिसाब से ये केस बताया गया था। ये मैं आपको बता दिया है कि जो उसने बोला है प्रतिनिधित्व दायित्व तभी माना जाएगा, तो उसमें आप इस चीज़ को याद रखना, ये विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, प्रतिनिधित्व दायित्व क्या होता है, क्योंकि उसमें स्वामी और इसके सेवक के उदाहरण के अकॉर्डिंग ही आपको अच्छी तरह से याद पता चल जाएगा क्या होता है। अब मैं आपको ना कुछ प्री बता देता हूँ कि प्री में क्या क्या जरूरी आता है। प्री के हिसाब से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कौन कौन से जरूरी है। देखो, आप याद रखना कि जो अमेंड हुआ था सेक्शन 34 अमेंडेड है 1870 में। 1870 में इसको अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था, संशोधित जो हुआ था। इसमें सिंपल याद रखना, सामान्य आश्रय जो कॉमन इंटेंशन होती है 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है और एक व्यक्ति सामान्य आश्रय में नहीं आता, मतलब अकेला व्यक्ति कभी भी होगा तो सेक्शन 34 वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। अब किसी भी एफआईआर में देखेंगे 34 लिखा होगा, वहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही होंगे जब उसकी एफआईआर पढ़ोगे या उसकी चार्जशीट पढ़ोगे तब। सेक्शन 34 एविडेंस एक्ट का नियम है, ये याद रखना, ये एविडेंस एक्ट का एक नियम है, अपराध विधि का नहीं, मतलब क्रिमिनल लॉ का नहीं है, तथा आपराधिक दायित्व की बात करता है। सिर्फ ये आपराधिक दायित्व क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है, अपराध मतलब क्रिमिनल लॉ का नियम नहीं है, खाली एविडेंस एक्ट का नियम है। ये प्री के सबसे याद रखना, पूछा जाता है कि एविडेंस एक्ट का नियम है, अपराध विधि का नहीं, तथा अपराधिक दायित्व की बात करता है, कौन सेक्शन में आता है या कौन सेक्शन इसमें एप्लीकेबल होता है। सेक्शन दे देंगे आपको 33, 34, 35, 36 के हिसाब से। इसी हिसाब से यह धारा साक्ष्य का नियम है, जो मैं आपको ऊपर ही बताया है कि एविडेंस का नियम है, एविडेंस मतलब साक्ष्य होता है, उसका नियम है। यह मूल अपराध सब्सटेंटिव ऑफेंस सर्जित नहीं करती, मतलब उसको क्रिएट नहीं करती। तो सिंपल सा पूछा जाएगा, धारा साक्ष्य का नियम है और मूल अपराध सर्जित नहीं करती है। कौन से केस में कहा गया, केस के नाम दे देंगे आपको। इसमें आप याद रखना कि जो केस है गिरिराज शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में कहा गया, ये लैंडमार्क जजमेंट है, प्री के अकॉर्डिंग तो काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क जजमेंट देखना अब इसमें एक महबूबा शाह वर्सेस एम्परर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो
आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, फ्री में आते आता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट बताए हैं। सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन तथा इस वाद में कहा गया है कि दिमाग का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है। इस वाले केस में कहा गया है कि इसमें जो दिमाग का पूर्व मिलन है उसको सिद्ध करना पड़ेगा, तभी ये माना जाए कॉमन इंटेंशन है। इस केस को सिंधु नदी के बाद से भी जाना जाता है। हमेशा पूछा जाता है ये कि सिंधु नदी के बाद से कौन सा केस को माना जाता है, कौन सा केस सिंधु नदी के बाद के अकॉर्डिंग आता है। तो महबूबा शाह वर्सेस एम्परर। संयुक्त दायित्व ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत, आपराधिक दायित्व। तो इसमें इतना याद रखना है कि जो ये महबूबा शाह एम्परर का केस है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है, ठीक है। इसमें पूछ लिया सिंपल संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कौन सा है, महबूबा शाह वर्सेस एम्परर वाला केस, या पूछ लिया जाएगा महबूबा शाह वर्सेस एम्परर वाले केस में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है या नहीं है, इस हिसाब से पूछ लिया जाएगा। सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर। इस वाले केस में सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 में अंतर बताया गया है इस वाले केस में। और मैंने नीचे लाइन खींच रखी है, इस वाले केस में नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन दोनों ही केस में अंतर बताया गया था, महबूबा शाह वाले में भी और नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वो कुछ भी पूछ लेगा पर दोनों को एक साथ नहीं देगा, वो देगा अलग अलग, या तो ये सिंपल से देगा सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर कौन से केस में बताया गया है, या तो ये वाला केस देगा या ये वाला केस देगा, या ये वाला अगर केस देगा तो इसमें बता देंगे कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है ना। उसी हिसाब से सामान्य आशयवाद तथा सामान्य दायित्ववाद, ये महबूबा शाह वाले में ये चीज याद रखना, सामान्य कॉमन इंटेंशन का केस और सामान्य दायित्व मतलब कॉमन लायबिलिटी का केस महबूबा शाह के हिसाब से चलता है, ठीक है। इसमें आपराधिक संयुक्त दायित्व से संबंधित धाराएं, जो आपराधिक क्रिमिनल लायबिलिटी है या जॉइंट लायबिलिटी है उससे संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं, ये प्री के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं, सारा प्री के हिसाब से यहाँ से सारा प्री स्टार्ट हो जाता है नीचे। तो इसमें आप याद रखें सेक्शन 34, 36, 37 और 149 ये हमेशा क्रिमिनल लायबिलिटी की और जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है। बस आप एक लास्ट जजमेंट देख लेना है, इसमें ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट में इसे बताया गया है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब कुछ परिस्थितियों में जो कॉमन इंटेंशन होता है वो जहाँ पर घटना घट रही है वहाँ पर भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब इंसान का माइंड नहीं था, कॉमन इंटेंशन नहीं बन रही थी, माइंड नहीं था, या वो उस समय पहुंच जाता है कि ए नाम का लड़का है, बी नाम का लड़का है, दोनों जा रहे होते हैं, सी नाम का लड़का सामने से आ रहा होता है। जो सी नाम का लड़का होता है उसकी लड़ाई ए नाम के लड़के से भी होती है और बी नाम के लड़के से भी होती है। उसके बाद जब वो तीनों मिलते हैं तो ए नाम का लड़का जो होता है वो उससे बातचीत करता है लड़ने के लिए, तो उसी बीच में ए और बी की इंटेंशन जो होगी और दोनों की अगर कॉमन इंटेंशन होगी और वो उसको गोली मार देते हैं, क्योंकि सर दोनों की इंटेंशन सेम होगी। मतलब बचाने को तो बचा सकता था बी नाम का लड़का, बट लेकिन दोनों की इंटेंशन वहां पर सेम थी उसको मारने की। तो इसी हिसाब से बताया गया कि घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है उसी पॉइंट पे। फ्रेंड्स ये मेरा सेक्शन 34 मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको कंप्लीट करने में बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि काफ़ी ही मेहनत से मैंने सेक्शन 34 कंप्लीट किया है जजमेंट के अकॉर्डिंग, उसका अर्थ बताकर हर तरीके से। और प्लस अगर मेरे किसी भी कंटेंट में मतलब जो भी मैंने बनाया है, अगर आपको लगता है कि वीडियो उसमें क्लियर नहीं आ रही है, छोटी आ रही है, बिकॉज बोर्ड मेरे पास ये वाला है, तो उसी के हिसाब से आप उसको जूम करके देख सकते हो। उसमें जूम का ऑप्शन आता है, जैसे ही आप जूम करोगे तो वो बिल्कुल क्लियर दिखाएगा हर चीज़ को, मेरे हर एक पॉइंट को। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, बिकॉज मैंने काफ़ी मेहनत की है इसमें। उसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लस शेयर करें। और अगर आपको कोई भी लगती है कि मेरे इसमें दिक्कत आ रही है या मैंने क्या छोड़ दिया, अगर कुछ छोड़ा है मैंने, तो मैं अपने अकॉर्डिंग तो मैं पूरा ही क्लियर कर चुका हूँ उसको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।